हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत 9वें अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आप समांतर माध्य जो हमारी रीतियां बताई जा रही थी, रीतियों के अंतर्गत हम समांतर माध्यों के अंतर माध्य की जो रीतियां बताई गई थी, माध्य की रीतियों में समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किए थे। आपसे विद्यार्थियों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता, इसी के बारे में अध्ययन किया था। आशा करता हूं सब विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम जो दूसरी प्रकार की श्रेणी बताई गई थी व्यक्तिगत श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी जो आती है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो खंडित श्रेणी में किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सब विद्यार्थी हेडिंग डालें। सबसे पहले अध्याय हमारा 9वां है। जो आज का टॉपिक हमारा जो चल रहा है वही समांतर माध्य बच्चों, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन कहने का तात्पर्य है अर्थमेटिक मीन। से विद्यार्थियों ने समांतर माध्य ज्ञात करने की जो 3 प्रकार की रीतियां बताई गई थी बच्चों, आप सब विद्यार्थियों को याद तो होगा ही कि 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। पूर्व में बता भी चुका हूं मैं। जो हमारी श्रेणियां होती हैं कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। तो एक बार पुनः अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। और एनी कोई नीडेड हो, आपको आवश्यकता हो और कोई चीज तथ्यों के बारे में जानने के लिए, सर आपने जो बताया है उसमें को कुछ भी जानना है तो आप कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा सहयोग कीजिए इस बिंदु के बारे में पढ़ने के लिए सहायता कीजिए। ठीक है, पढ़ते अध्ययन करते हैं। तो समांतर माध्य के अंतर्गत 3 प्रकार की श्रेणियां बताई गई थी। मैं पूर्व में बता भी चुका हूं सभी विद्यार्थियों को। जो पहली हमारी श्रेणी थी हमारी व्यक्तिगत श्रेणी थी, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, जिसको मैं जिस बारे पहले अध्ययन कर चुका हूं। व्यक्तिगत श्रेणी में वही हमारी 2 श्रेणियां जो बताई गई थी, रीतियां जिनके द्वारा प्रश्नों का हल किया जाता है। तो 2 रीतियों को बताई गई थी। प्रथम जो रीति बताई गई थी हमारी थी प्रत्यक्ष रीति, प्रत्यक्ष रीति बताई गई थी। और जो दूसरी रीति बताई गई थी हमारी कौन सी बच्चों? लघु रीति। प्रत्यक्ष मतलब कहने का तात्पर्य 2 प्रकार, जिसके बारे में हमने दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया गया था। संकेतन आपको पता है, समांतर माध्य का संकेतन क्या है वो भी लिख देता हूं, एक बार देख लेना। जो इसका संकेतांक है वो x बार। क्या है बच्चों? x बार इसका संकेतांक बताया गया। उसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी बताई गई है, दूसरी में हमारे बच्चों है खंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी क्या होती है, इसकी पहचान किस प्रकार से होती है, इसके बारे में पूर्व वाली क्लास के अंदर सभी विद्यार्थियों को बता भी चुका हूं। अब खंडित श्रेणी में किस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, छोटी सी पहचान अपना रिपीट कर देता हूं एक बार। खंड आप कैसे पहचानोगे कि जो श्रेणी दी हुई है वो हमारी खंडित श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है। और जो तीसरी श्रेणी बताइए आपको कौन सी श्रेणी में, कंटिन्यूअस श्रेणी, सतत श्रेणी। तो खंड श्रेणी की पहचान के लिए छोटा सा तरीका है क्या, उसे जो हमारा जो प्रश्न दिया होता है, प्रश्न के अंतर्गत मूल्य भी दिए हुए होते हैं और मूल्य के साथ साथ उन्हें क्रमांक नंबर, ऐसा नंबर या आवर्तियां, क्या कहते हैं, मूल्यों के साथ उनकी आवर्तियां दी हुई होती है। तो जब मूल्यों के साथ उनकी आवर्तियां दी हुई हो तो आप समझ सकते हो कि कहने का तात्पर्य हमारी खंडित श्रेणी होगी। तो एक नोट के रूप में आपसे विद्यार्थी लिख सकते हो पहचान के रूप में। पहचान क्या है, तो पहचान लिख लीजिए मेरे साथ साथ। इसकी पहचान क्या है? प्रश्न में मूल्यों का तो तात्पर्य x। ठीक है बच्चों, प्रश्न में मूल्यों के साथ साथ उन मूल्यों के आने की प्रवृत्ति कह सकते हैं, या
बारंबारता कह सकते हैं या हम उसको आवर्ती कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों ही रूप एक रूप बताए गए हैं, यानी प्रश्न में मूल्यों के साथ उन्हें मूल्यों के आने की प्रवृत्ति या बारंबारता या आवर्ती संकेतांक उसका एफ दी हुई होती है। ये इसकी क्या हो गई बच्चों, पहचान होगी। यानी आप सामान्य रूप से इन बिंदुओं को देखकर या इन तथ्यों को जानकर आप उसको पहचान सकते हो कि हमारा जो मूल्य दिया हुआ है वह मूल्य व्यक्तिगत श्रेणी में है या खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मूल्य दिए होते हैं, उनकी आवर्तियां बारंबारता या टैलिक मार्क नहीं दिए हुए होते हैं। तो और खंडित श्रेणी के अंतर्गत ये सभी मूल्य दिए हुए होते हैं, ये इसकी पहचान होगी। अब रही बात खंडित श्रेणी, तो खंडित श्रेणी में समांतर माध्य जो ज्ञात किया जाता है वह कितने प्रकारों से ज्ञात किया जाता है वो भी लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए खंडित श्रेणी में समांतर माध्य खंडित श्रेणी में समांतर माध्य दो प्रकार से, कितने प्रकार से बच्चों, दो प्रकार से समांतर माध्य दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो खंडित श्रेणी में समांतर माध्य दो प्रकार से कौन से ज्ञात होंगे, तो यहां लिख लीजिए इसकी रीतियां, कहने का तात्पर्य है कुल मिला के। तो इसकी रीतियां जो बताई गई है वही पूर्व के अनुसार ही बताई गई है, नंबर 1 और नंबर 2। प्रथम रीति हमारी है प्रत्यक्ष रीति, जिसके बारे में सामान्य जानकारी हम पूर्व वाले क्लासों के अंदर भी अध्ययन कर चुके थे। कहने का तात्पर्य डायरेक्ट मेथड, DIRECT डायरेक्ट मेथड। और सेकंड बताई गई हमारी लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। सेकंड लिख लीजिए लघु रीति, लघु रीति इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की दो प्रकार की रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। लघु रीति को मैं प्रत्यक्ष रीति भी कहा जाता है। तो कभी कंफ्यूजन, कभी आपके सर के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति कह दिए जाए तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत उत्पन्न करना, यानी प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति के बारे में ही कहा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो दो प्रकार से हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दोनों प्रकार, प्रथम प्रकार के बारे में, प्रथम रीति के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रथम प्रत्यक्ष रीति के द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जाएगी। तो सभी विद्यार्थी 4 लाइन लेके लिखी है मैंने, इसको लिख लेना है सभी विद्यार्थी। और यहाँ लिखना नंबर 1 डाल के प्रत्यक्ष रीति। चलो ऊपर से लिखा दूंगा लाइन से, क्रमबद्ध रहेगा थोड़ा सा। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने, चले बहुत अच्छी बात है। लिख लिया तो, नहीं लिखा हो तो लिखते रहना। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्वतंत्र रूप से कह सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। प्रथम रीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सभी विद्यार्थी का हेडिंग डाल लेना प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड, किस प्रकार से डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष रीति द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जाएगी। तो लिखिए, मेरे साथ साथ लिखते रहना इसमें एक बार। देखिए, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य प्रत्यक्ष रीति द्वारा
प्रत्यक्ष रीति द्वारा निम्न चरणों के रूप में, चरणों से तात्पर्य स्टेप है बच्चों, ठीक है, निम्न चरणों के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो वो कौन कौन चरण बताए गए? नंबर 1, सर्वप्रथम तालिका में मूल्यों, जो हमें मूल्य दिए हुए हैं, मूल्य से तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ पे एक्स से लिया गया है। तो सर्वप्रथम तालिका में मूल्यों को लिखा जाएगा। प्रथम स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप लिखिए। सेकंड स्टेप में तत्पश्चात प्रश्नानुसार ज्ञात आवर्ती। तत्पश्चात प्रश्नानुसार ज्ञात आवर्ती। आवर्ती का संकेतन क्या रहेगा बच्चों? आवर्ती का संकेतन हमारे पास रहेगा एफ। फ्रीक्वेंसी कहने का तात्पर्य एफ इसका संकेतांक है। तत्पश्चात प्रश्नानुसार ज्ञात आवर्ती को लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 डाल लीजिए। फिर मूल्यों का योग किया, एक मिनट, देखिए, तत्पश्चात ज्ञात मूल्य से तात्पर्य बच्चों क्या है? एक्स, तथा आवर्ती से तात्पर्य क्या है बच्चों? एफ। तत्पश्चात ज्ञात मूल्य एवं आवर्ती अर्थात एफ का आपस में आपस में गुणन करके ज्ञात गुणनफल या गुणनफलों का योग ज्ञात किया जाएगा। यानी उसका योग ज्ञात करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हो गया? अर्थात सिग्मा एफ और एक्स, अर्थात सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारा। स्टेप नंबर 4, तत्पश्चात आवर्ती, ज्ञात आवर्ती लिख लो, ज्ञात आवर्ती के मूल्यों का योग निकाला या ज्ञात किया जाएगा, जिसे पदों का योग, क्या बच्चों? जिसे कुल आवर्तियों का योग कहा जाएगा। जिसे पद में तो मूल्य होता है, जिसे कुल आवर्तियों का योग कहा जाएगा। अर्थात एन या सिग्मा एफ। बात समझ में आ गई?
3 4 स्टेप हो गई, 5 स्टेप लिखिए। 5 स्टेप में क्या बताया गया है? ये गुणा कर लिया, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, x मल्टीप्लाई एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स। थोड़ा सा आपको भी ध्यान रह जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। ये हो गया, आवर्तियों का योग कर लिया। अंतिम चरण में आ गया, अंतिम लिखिए, तथा अंत में ज्ञात मूल्यों व आवर्तियों के गुणनफल उन फलों के योग में आवर्तियों के योग का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। यानी अंत के अंत क्या किया जाएगा? अंत में जो आवर्तियों जो मूल्य दिए हुए हैं उनको आपस में गुणा किया जाएगा और गुणा करके समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। यहाँ समझ आ गया? अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? पहले इन 5 पॉइंटों को लिख लीजिए, अंतिम बिंदु में क्या बताया गया इसके बारे में और आपको लिखकर दिखा देता हूँ। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? बहुत अच्छी बात, लिख लिया तो समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा। ये हमारे स्टेप है, ये हमारे चरण है। इन चरणों को ध्यान रखना बच्चों, याद कर लेना इन चरणों को। इन्हीं 6 चरणों के द्वारा, 5 चरणों के द्वारा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन्हीं 5 चरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष युक्ति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में जो क्या बात कही जा रही है, स्टेप बताए जा रहे थे हमारे। अर्थात x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारे हो गए। इसके 5 स्टेप के बाद में आ गया अर्थात कहने का तात्पर्य, यानी जो हमारे आवर्तियों और मूल्यों को आपस में गुणा किया है, गुणा करने के बाद जो उनका योगफल ज्ञात किया है, उस योगफल में नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर सिग्मा एफ आवर्तियों के योग का जो भाग दे दिया जाएगा, तो हमें समांतर माध्य की गणना आसानी से हो जाएगी। समझा विद्यार्थियों? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में लेते हैं। तो समझने से पहले इसके बारे में विस्तार तो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है? x बार बराबर, पता होगा सभी विद्यार्थियों को, समांतर मान। ठीक है, सिग्मा का मतलब आप लोग जानते ही हो, योग। एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बराबर आवर्तियों और मूल्यों के गुणनफलों का कुल योग, ही आपका सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। एन कह दो या सिग्मा एफ। एन या सिग्मा एफ का मतलब भी क्या होता है बच्चों? वही होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य आवर्तियों का कुल
योग। तो ये हमने आपके सामने आप सभी विद्यार्थियों ने जो फॉर्मूला लिखा है प्रत्यक्ष रीति के द्वारा खंडित श्रेणी में किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, ये उसी का सूत्र हो गया। अर्थात x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें x बार का अर्थ क्या होता है, मैंने यहाँ लिख दिया समांतर माध्य। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स मतलब होता है आवर्तियों और मूल्यों के गुणनफलों का कुल योग। और या एन या जो आपने यहाँ पे एक्स बार लिखा है सिग्मा एफ लिखा है, इसका मतलब होता है एन या सिग्मा एफ मतलब आवर्तियों का कुल योग। जो आवर्तियों कुल योग ज्ञात किया जाएगा वही हमारा सिग्मा एफ या एन कहलाया जाएगा। दोनों में से आप जिस भी सूत्र जो भी सूत्र आपको फॉर्मूला याद हो याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आए, उसी का प्रयोग आप एग्जाम में कर सकते हो। गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों ही फॉर्मूले दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको संपूर्ण रूप से या विस्तारित रूप से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से विद्यार्थियों ने लिख लिया, चलिए बहुत अच्छी बात। एक एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए है विद्यार्थी। एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जाएगी। देख लिया सभी विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात। देख लिया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जाती है। उदाहरण, समझ में आया? बहुत अच्छी बात।